Ashirvad reached out to people by way of Sahayata Mission and distributed food kits generously. With 50 years of service towards selfless endeavors, Ashirvad has always been a pioneer to make changes of significance and purpose for literary, socio-cultural causes. And Ashirvad salutes them. आशीर्वाद ने अपने 50 वर्ष की यात्रा में साहित्यिक, सामाजिक और संस्कृति की सेवा में बिताए हैं और अब आशीर्वाद नवरत्न सम्मान से हम उन चुनिंदा लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। प्रस्तुत है आशीर्वाद नवरत्न सम्मान। Laughter, humor, capturing the spirit of Mumbai. साथ बिताएं एक शाम मुंबई के कुछ हास्य व्यंग कवियों के संग। कोरोना के वक्त हमें बहुत फ़ोन आए, श्रीमाली जी के पास में भी फ़ोन आए कि आप लोग ने आशीर्वाद का कार्यक्रम यूट्यूब पे या फेसबुक लाइव क्यों नहीं किया। तो मैंने तो स्ट्रेट यही कहा सभी लोगों को, श्रीमाली जी ने भी कहा कि किसी का कैमरा यहाँ होता है तो यहाँ से दिखता है। अच्छा 4 बज गए, सभी आ जाइए और बैठिए, शुरू करिए। किसी की अरे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं बीच में। तो इसीलिए हमने तय किया कि हम कोई भी कार्यक्रम यूट्यूब पे या वर्चुअल लाइव नहीं करेंगे, हम श्रोताओं के बीच ही करेंगे। बिल्कुल। है कि नहीं? परंपरा रही है हमारी। हाँ, और आशीर्वाद की तो बहुत सी अन्य परंपराएं रही हैं। ऐसे आर्थिक घनघोर युग में एक संस्था का अर्धशतक मना लेना सुई से पहाड़ खोदने के जैसा है। और ये परिवार इतने वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहा है, साहित्य की सेवा कर रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। कि WHO ने रिसेंटली कहा है कि 87% लोग कोरोना के डर से मास्क नहीं लगाते, लेकिन कहीं किसी का उधार रह गया हो उसको छुपाने के लिए मास्क लगाते हैं। तो लेकिन इसलिए मैंने तो पहले ही मास्क उतार दिया। कभी सोचता हूँ कि जो अक्षरों की अक्षत सत्ता है और जो शब्दों का साम्राज्य है और जो हमारे साहित्य की एक बहुत लंबी परंपरा है, उसी कड़ी में भले ही आज हम लोग डिजिटल युग में, ईमेल के युग में ई पेपर पढ़ रहे हैं, ई मैगजीन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हार्ड कापी है पुस्तकों की उसको भूलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं ई पेपर थोड़ी देर पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ी देर बाद सिर दुखने लग जाता है। तो जिसकी आदत पड़ी हुई है, तो जी बिल्कुल वो आदत को हम भूलना नहीं चाहते। तो आज हमारे बीच में हमारे आशीर्वाद परिवार के 3 ऐसे आधार स्तंभ हैं जिन्होंने पिछले दिनों बहुत शानदार पुस्तकें लिखी हैं। आज मौका है कि हम इस मौके पर उन पुस्तकों की मुँह दिखाई की रस्म यहाँ पर अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पुस्तकों का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। डॉक्टर JP बघेल साहब की 2 पुस्तकें यहाँ पर हुई। एक पुस्तक गिरधर जी बलोदी जी की और एक पुस्तक हमारी बनमाली चतुर्रस ब्रज रज। इस पुस्तक के 2 खंड हैं और उनका दोनों का यहाँ लोकार्पण हुआ।
पहले खंड को तो उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत भी हुआ है, पुरस्कार भी मिला है। और बघेल साहब ने जो पुस्तकें लिखी, बहुत ऐतिहासिक विषयों पर पुस्तकें लिखी है। मैं तीनों पुस्तकों को जब देख रहा था तो मुझे लगा कि इनको आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि अब हम पढ़ना भूलते जा रहे हैं और अब हम देखना शुरू कर दिया हमने। तो इन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। और जिस तरीके से इस पुस्तक का यहाँ पे लोकार्पण हुआ और आपने जो कमज़ोर तालियां घनघोर रूप से बजाई, अब मज़ा आया ना, क्योंकि 4 पुस्तकें उस हिसाब से आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए। हम चारों पुस्तकों के लिए तीनों लेखकों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरबल साहब, जर्मनी की घटना है हिटलर के समय की। एक 3 साल की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि पापा को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई। तब माँ ने कहा कि पापा ने हिटलर की नीतियों के खिलाफ और हिटलर के खिलाफ एक कविता लिखी थी, इसलिए उसको पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो बच्ची ने बहुत मासूमियत से कहा, तो हिटलर भी पापा के खिलाफ एक कविता लिख देता। नहीं, तालियां उसकी माँ के जवाब पर आपकी चाहिए मुझे। उसकी माँ ने कहा कि यदि हिटलर कविता ही लिख देता तो ये खून खराबा किस लिए होता। तो मित्रों, कविता में तो वो ताकत है। मुझे एक और घटना हिटलर की याद आती है कि हिटलर से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन हिटलर एक कार्टूनिस्ट से बहुत डरता था। सुबह जब अखबार लेता था तो उसके हाथ कांपते थे कि पता नहीं इस कार्टूनिस्ट ने रेखाओं के ज़रिए मेरी इमेज को डैमेज तो नहीं कर दिया है। तो एक कार्टूनिस्ट और एक कवि ऐसी ताकत रखता है जो हिटलर के शासन को भी चुनौती दे सकती है। रामरिक मनहर जी के बाद यदि किसी ने कवि सम्मेलनों को बचा के रखा है तो उस व्यक्ति का नाम सुभाष काबरा ही है। और आज उस विरासत को उन्होंने संभाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि बहुत सम्मान के साथ सुभाष काबरा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी रचना आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो आजकल थोड़ा सा आशीर्वाद जिसे मिल रहा है। शीर्षक है उम्मीद। दोस्तों, हम हास्यरंग वालों का हमेशा से ये मानना रहा कि रोना कोरोना का इलाज हो ही नहीं सकता। वाह। आप देखते हैं कि इतनी तकलीफ़ें हैं। मैं नहीं समझता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ पर है जिसके किसी अपने के साथ, किसी सपने के साथ कोरोना ने खिलवाड़ नहीं किया होगा। लेकिन वही आशीर्वाद भी अगर कभी सोचता तो आज हम ये 51वां कार्यक्रम नहीं कर रहे होते। द शो मस्ट गो ऑन। एक बार थोड़ी सी तालियां आशीर्वाद के लिए बजा दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए कि एक रचना मैं आप तक पहुंचा सकूं। हास्य व्यंग की बात है, इसमें हंसी के मौके भी आपको मिलेंगे। अभी सुधा जी यहाँ बैठी हैं, नगर पालिका और विभिन्न पदों से वो जुड़ी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कभी खड़े नहीं हुए म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में? वाह वाह वाह। आपको होना चाहिए था। मैं कहा, मैं एक बार हुआ था मैडम, 3 वोट मिले तो पत्नी बेलन लेके आ गई कि बताइए तीसरा किसने दिया। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो घर परिवार खुश रहे और आप लोग मुस्कुराते रहें तो हमारी सेवा उसी में निहित हो जाती है। याग्नि जी यहाँ बैठे हैं और सही पूछा जाए तो मेरे बड़े भाई हैं। ये मुझे डांटते नहीं है, केवल एक बार तिरछी नज़र से देख लेते हैं तो मैं लाइनें बदल देता हूँ। आज उनको देखते ही मैंने अपना लेख बदल दिया है। आशा है उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। उम्मीद जी, उम्मीदें कई प्रकार की होती हैं साहब, और उम्मीदों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जिसके भी दिल और दिमाग में होती है वो इसे 100% सही मानकर चलता है, और उम्मीद ये करता है कि पूरी दुनिया भी इसे सही माने। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। लिखने वाले ने ये नहीं सोचा होगा कि भविष्य में उम्मीदें कैसी कैसी हो जाएंगी और वैसी वैसी होते होते ऐसी वैसी भी हो जाएंगी। वाह वाह वाह। और ऐसी वैसी होते होते वैसी वैसी भी हो जाएंगी। हमारे मुल्क में नेताओं को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि जनता मूर्खता के नए नए आयाम छुएगी और घूम फिर कर फिर से उन्हें ही चुनेगी।
तो जनता भी बरसों से इसी उम्मीद में जी रही है कि वह हर बार घोषित अपराधियों को चुनेगी और उनसे सत्युग लाने की अपनी उम्मीद बरकरार रखेगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और उनसे सत्युग लाने की अपनी उम्मीद बरकरार रखेगी। मीडिया को ये उम्मीद है कि वो मुर्गे लड़ा लड़ा कर शांति की स्थापना कर देगा। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है दादा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मीडिया को ये उम्मीद है कि वो मुर्गे लड़ा लड़ा कर शांति की स्थापना कर देगा, और शांति को ये उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब सब केवल टीआरपी पर गौर करेंगे और टीआरपी ही मुल्क में शांति दूत के नाम से जानी जाएगी। वाह वाह। कोरोना को उम्मीद है कि अब इस महान देश से विदा होने का समय आ गया है। वाह 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 वाह। कोरोना को उम्मीद है कि अब इस महान देश से विदा होने का समय आ गया है, लेकिन बहुत से देशवासी अभी भी इस जिद पर अड़े हैं कि मेहमान हो यार। क्या बात है दादा। बहुत से देशवासी अभी भी इस जिद पर अड़े हैं कि मेहमान हो यार, इतनी जल्दी क्या है, इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। सत्ता को उम्मीद है कि विपक्ष की गठरी बांधकर गंगा में बहा आएंगे। सत्ता को ये उम्मीद है कि विपक्ष की गठरी बांधेंगे और गंगा में बहा आएंगे, और विपक्ष को उम्मीद है कि सत्ता कब किसकी सगी हुई है, सत्ता कब किसकी सगी हुई है। वाह वाह वाह। दरिया का रुख मोड़ेंगे और दिल्ली वापस लौटेंगे। क्या बात है। दिल्ली को उम्मीद है कि वो देश का दिल बनी रहेगी। दिल्ली को ये उम्मीद है कि वो देश का दिल बनी रहेगी, और देश को संशय है कि दिल्ली हमेशा की तरह उससे दूरी बनाए रखेगी। वाह वाह, बढ़िया। देश को ये संशय है कि दिल्ली हमेशा की तरह उससे दूरी बनाए रखेगी। शुभ दिनों को ये उम्मीद है कि जल्दी ही पूरी दुनिया ये बात मान लेगी कि हम दल बल सहित आ गए हैं। शुभ दिनों को ये उम्मीद है कि जल्दी ही पूरी दुनिया ये बात मान लेगी कि हम दल बल सहित वापस आ गए हैं, और पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि कमबख्तों, अगर ये शुभ दिन है तो बुरे दिनों की परिभाषा क्या होगी। वाह 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 वाह। अगर ये शुभ दिन है तो बुरे दिनों की परिभाषा क्या होगी। उम्मीदों का कोई और छोर नहीं होता साहब। अब देखिए ना, हर पत्नी को ये उम्मीद है कि सर्वश्रेष्ठ पत्नी का खिताब एक रोज उसे मिल ही जाएगा। हर पत्नी को ये उम्मीद है कि सर्वश्रेष्ठ पत्नी का खिताब एक रोज उसे मिल ही जाएगा, और हर पति इस उम्मीद में है कि एक रोज कम से कम उसकी सगी पत्नी तो ये बात मान लेगी कि वो एक अच्छा पति है। आपदा को अवसर बनाने वालों की अपनी उम्मीदें हैं, तो अवसर को आपदा में बदल देने वालों की अपनी उम्मीदें हैं। सतयुगी सोच वालों की अपनी उम्मीदें हैं, तो कलयुगी कारनामे वालों की अपनी उम्मीदें हैं। सुख को ये उम्मीद है कि एक दिन लोग उसके असली माने समझ जाएंगे, तो दुख की ये प्रतिज्ञा है कि इतनी आसानी से वो सुख को किसी भी दरवाजे में प्रवेश नहीं करने देगा। बढ़िया बढ़िया। चिट्ठी की अपनी उम्मीदें हैं, तो कोरियर की अपनी। अंगूठा छाप की उम्मीदें बहुत अलग हैं, तो डिजिटल के बाप की उम्मीदें सबसे अलग है। तो डिजिटल के बाप की उम्मीदें सबसे अलग है। जनरेशन गैप वाली तीन पीढ़ियों की उम्मीदें न तो अतीत में कभी मिल बैठकर पूरी हुई थी, न ही भविष्य में इसकी कोई संभावना नजर आती है। आज चलती रहे वाली उम्मीद पर सांस चलती रहे वाली उम्मीद आजकल भारी हो गई है। वाह वाह वाह, बहुत। आज चलती रहे वाली उम्मीद पर सांस चलती रहे वाली उम्मीद आजकल भारी हो गई है। अच्छे आयोजनों को ये उम्मीद है कि जल्दी ही वो अपने चाहने वालों से फेस टू फेस रूबरू होंगे, तो चाहने वालों को डर है कि ये जो कमबख्त आयोजन कर रहे हैं, इनमें कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह। ये जो आयोजन कर रहे हैं, इनमें कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। उम्मीद तो सैटेलाइट वाले गेमों की थी, लेकिन हम सब गोल गोल रानी कित्ता कित्ता पानी वाले पुराने खेल पर लौट आए हैं। उम्मीद तो सैटेलाइट वाले गेम की थी, लेकिन हम सब गोल गोल रानी कित्ता कित्ता पानी वाली पुरानी परिपाटी पर लौट आए हैं। उम्मीद के विपरीत पानी अब नल में कम आ रहा है और आँखों से ज़्यादा बरस रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। उम्मीद के विपरीत अब पानी नल में कम आ रहा है और आँखों से ज़्यादा बरस रहा है। अब कोई किसी से नहीं कहता कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 1.5 साल हो गया। अब कोई किसी से नहीं कहता कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो जानता है कि उसका जो भी नुकसान हुआ वो उम्मीद से कुछ कम हुआ, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब हर शख्स खुदा बना हुआ हो
तो बंदों के मिलने की उम्मीदें वैसे भी कम हो ही जाती हैं। शायर बेदर्दी सुबह सुबह फरमा रहे थे, न जाने क्या नतीजा दे मेरे मालिक तेरा करम, सुना है देश की जनता बड़ी उम्मीद से है। आप सोच रहे होंगे इतनी निराशावादी बातें। सवाल ये भी है कि जब जगह जगह उम्मीदों का पोस्टमार्टम जारी है तो फिर ये कमबख्त जीवन चल कैसे रहा है? क्या बात है। तो फिर ये कमबख्त जीवन चल कैसे रहा है? जवाब ये है साहब कि अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो अंधेरों से नहीं घबराते। क्या बात है, क्या बात। अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो अंधेरों से नहीं घबराते। अंधेरों के खिलाफ युद्ध में मशाल न सही लेकिन एक दीपक जलाकर बैठे हुए हैं। एक दीपक जलाकर बैठे हुए हैं। उनकी उम्मीद है कि हर हाथ अगर एक एक दीपक थाम ले तो अंधेरा पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन रोशनी का ये पर्व हम सबको मिलकर मनाना पड़ेगा। उजाला बहुत ज़्यादा कीमत कभी नहीं मांगता, लेकिन सद्भाव और समर्पण की उम्मीद तो वो भी करता ही है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम आधुनिक विचारधारा के लोग यदि भीड़ भाड़ वाले क्लबों में नहीं जा पा रहे हैं तो दूर सुदूर पेड़ों की छाँव में वही पुरानी चौपालें ढूंढें जहाँ सद्भाव, ज्ञान, अनुभव और भाईचारे की बयार बहती थी। जुगनू को अमावस की रात से लड़ा देने की प्रेरणा मिलती थी। जुगनू को अमावस की रात से लड़ा देने की प्रेरणा मिलती थी। हमारी ख़राब बातों की वजह से ये काम इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सावधानी आप सबको बस इतनी रखनी है कि ऐसी चौपालों में कभी जाएं तो अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया वाला ज्ञान अपने घर पर ही छोड़ जाएं। क्या बात है, बढ़िया। अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया वाला ज्ञान अपने घर पर ही छोड़ जाएं। सुने सुनाएं और जहाँ भी कोई उम्मीदों वाली सड़क नज़र आए अपनी आसमान वाली उम्मीदों को दरकिनार रख के उम्मीदों वाली जमात के साथ उस सड़क पर चलना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि हम सबको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ मधु श्रृंगी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। बेटियाँ जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियाँ जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। दुख दर्द में भी सुखद एहसास हैं। रोटियाँ कम देखकर बेटियाँ बोली, पापा आप खा लीजिए, हमारा तो आज उपवास है, हमारा तो आज उपवास है। तो हम पुरुष वर्ग तो महिलाओं के हमेशा आभारी हैं, भविष्य में भी आभारी रहेंगे। महिलाएं पहले भी भारी थी और आज भी भारी हैं, लेकिन वो बहुत हल्की फुल्की हास्य व्यंग की रचना यहाँ पे प्रस्तुत करेंगी। मैं चाहता हूँ कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें मधु श्रृंगी जी का। आइए। सर्वप्रथम आपके सम्मान में कहती हूँ कि मैं दोहे गीत गज़लें छंद मुक्तक साथ लाई हूँ। मैं दोहे गीत गज़लें छंद मुक्तक साथ लाई हूँ। ले लो अपनी झोली में यही सौगात लाई हूँ। ले लो अपनी झोली में यही सौगात लाई हूँ। यहाँ बैठे सभी श्रोता सदा से काव्य प्रेमी है। यहाँ बैठे सभी श्रोता सदा से काव्य प्रेमी है। मैं तो हंसी ठहाकों की यहाँ बारात लाई हूँ। मैं तो हंसी ठहाकों की यहाँ बारात लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से मन देते रहिएगा। तो मैं यहाँ पर हास्य गंगा को ऐसे ही प्रवाहित अब करने का प्रयास करती हूँ कि देखिए, सब कवि अपनी अपनी विधाओं में अपने अपने रसों में काव्य पाठ करते हैं। कोई प्यार की बात करता है तो कोई हास्य की बात करता है, लेकिन प्यार भी आजकल एक फैशन की तरह हो गया है। आज एक से कर लिया तो कल दूसरी से कर लिया। एक ऐसा ही मजनू मुझे बाहर मिल गया था, कह रहा था कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिससे प्यार किया वो पूना चली गई, मजबूर होकर सोचा खुदकुशी कर लूं, बिजली को हाथ लगाया तो बिजली चली गई। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब ने एक ही बात कही कि इस देश की जनसंख्या कम होनी चाहिए। अभी भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनके बात तो उनके मंत्री ही नहीं सुनते, तो जनता क्या खाक सुनेगी। लालू जी के कितने बच्चे हैं?
चलिए मैं ही आपको बताती हूँ कि हम हैं दो हमारे नौ लालू गाते गीत, हम हैं दो हमारे नौ लालू गाते गीत, राबड़ी के संग में खूब निभाई प्रीत, प्रीत सर चढ़कर बोले नौगे होले होले, प्रीत सर चढ़कर बोले नौगे होले होले। देखिए जी मेरे पास तो ये पुराने आंकड़े हैं, अभी हो सकता है नया डेवलपमेंट कुछ और वाह वाह ये बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ती हूँ। लगभग 5-6 साल पहले मम्मी जी ने दिग्गी जी को बुलाकर कहा कि दिग्गी जी अब हमारे राहुल बाबा की शादी की उम्र हो गई है, जाइए उसके लिए एक सुंदर सी दुल्हनिया खोज कर लाइए। दिग्गी जी दुल्हन खोजने चले गए। फिर क्या हुआ कि दिग्गी बाबू ने करी दुल्हनिया की खोज, दिग्गी बाबू ने करी दुल्हनिया की खोज, खुद ही ब्याह रचा लिया हुई मौज ही मौज, मौज में राहुल प्यारे अभी तक भी कुंवारे, मौज में राहुल प्यारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं तो थोड़ी सी बात अब मैं इनकी भी करूँगी, लेकिन पहले मैं उस दुल्हन की बात कर लेती हूँ जिसने उनसे क्या सोचकर शादी की होगी। कि आजकल की लड़कियों को धनी हस्बैंड चाहिए, आजकल की लड़कियों को धनी हस्बैंड चाहिए, बजा डाले उसे जब तब ऐसा बैंड चाहिए, बजा डाले उसे जब तब ऐसा बैंड चाहिए, जरूरी ये नहीं केवल उसका हो कुंवारा ही, वो जल्दी चल बसे इसलिए सेकंड हैंड चाहिए, वो जल्दी चल बसे। और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, अगला मुक्त इनके नाम करती हूँ कि पत्नियाँ आजकल की खूब घर में ड्रामा करती है, पति की जेब खाली कर उसे सुदामा करती है, पति की जेब खाली कर उसे सुदामा करती है, पति की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है जब शेरनी बन के घर में खूब वो हंगामा करती है, शेरनी बन के घर में खूब वो हंगामा करती है। और एक मुक्तक पढ़कर एक दो छंद पढ़ूंगी। देखिए पति इतने चालाक होते हैं कि पत्नियां पॉकेट खाली करे उसके पहले वो अपनी जेब खुद खाली कर देते हैं। जब ऐसा दृश्य होता है तो वो दृश्य आपके बीच रखती हूँ कि जेब खाली मिली तो पत्नी का कलेजा हिल गया, जेब खाली मिली तो पत्नी का कलेजा हिल गया, ऐसा देख नजारा वहीं पति का चेहरा खिल गया, ऐसा देख नजारा वहीं पति का चेहरा खिल गया, ऐसा देख नजारा वहीं पति का चेहरा खिल गया, देखते ही देखते बीबी तवरण चंडी बन गई, दूसरी जेब में जब किसी का लव लेटर मिल गया, दूसरी जेब में जब किसी का लव लेटर मिल गया। और एक छंद आप तक पहुंचाती हूँ। देखिए आप लोग हंसते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन देखिए पुरुष हंसे तो ठीक है, वहीं कोई महिला किसी पुरुष से थोड़ा सा हंसकर बात क्या कर लेती है वो तो उसका उल्टा ही मतलब निकालने लग जाते हैं। एक ऐसा ही मरीज हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होता है और 2 दिन बाद ही नर्स से क्या कहता है सुनिएगा कि मैं हूँ बड़ा भाग्यशाली, तू है नर्स दिल वाली, चुपके से आके मेरा दिल जो चुराई है, तेरे प्यार ने तो ऐसा दीवाना बनाया मुझे, पल में ही दूर सारी बीमारी भगाई है। नर्स बोली ऐसी कोई बात नहीं दिल में है, मैंने जरा हाथ की सफाई यूं दिखाई है, दिल को तो मैंने तेरे छुआ भी नहीं है प्यारे, बस मैंने तेरी एक किडनी चुराई है, बस मैंने तेरी एक किडनी चुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पुरुषों की और एक गलतफहमी है कि महिलाओं को कमज़ोर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक दृश्य आपके बीच रखती हूँ। किसी के घर में एक चोर चोरी करने घुसता है और पत्नी उसकी क्या हालत करती है वो दृश्य आप तक पहुंचाती हूँ कि पत्नी ने चोर को तो ऐसा यूं दबोचा दर, पीठ पे सवार हुई कैसा दृश्य देखो तुम, पति से यूं बोली जानू डरने की बात नहीं, मोटे थानदार को जल्दी से बुला लाओ तुम, चोर चीखाया तो जल्दी पुलिस को लाओ भाई, या तो लात घूंसे डंडे सब जड़ डालो तुम, जान मेरी अटकी है जीभ मेरी लटकी है, पहले इस बुलडोजर को ऊपर से हटा
डालो तुम। क्या बहुत बात बहुत है। शुक्रिया। बढ़िया, बढ़िया। और 4 पंक्तियाँ आप कहकर विदा लेती हूँ कि आँखों में सूरज मन में चंदा रखिए, आँखों में सूरज मन में चंदा रखिए, खुद को एक आज़ाद परिंदा रखिए और लबों पे हंसी तो खुद ब खुद आ जाती है, बस अपने दिल के बच्चे को जिंदा रखिए। मधुश्रृंगी से आपने हास्य के कुछ टुकड़े सुने। जिक्र आया था हस्बैंड का, एक किस्सा याद आता है कि हस्बैंड शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक अंग्रेज हमारे भारत में था, वो भारतीय शादी में आया और जब सप्तपदी हो रही थी, पंडित जी सप्तपदी पढ़ रहे थे, बीच में कपड़े का पर्दा था, इधर दुल्हन इधर दूल्हा, और जब दुल्हन ने पंडित ने दोनों के हाथ मिला दिए पति पत्नी के, और जब अंग्रेज ने पूछा कि ये क्या प्रक्रिया है, तो किसी ने कहा कि ये अब इनके हस्बैंड हो गए हैं। तो अंग्रेज वो हस्बैंड जो शब्द हस्तबंद शब्द बोला था, वो हस्तबंद का उच्चारण अंग्रेज नहीं कर पाया, तो उसने हस्तबंद को कहा कि अच्छा ये अब हस्बैंड हो गए। तो इस तरह से वो हस्बैंड शब्द हमारे जीवन में आया। तो बहुत दोस्तों, कौन जानता था कि ये ज़माना ऐसा आएगा कि पॉजिटिव इंसानों से दूर और नेगेटिव इंसानों के बगल में बैठा जाएगा। क्या बात है। आप वाह, सभी वाह, लोग वाह, वाह, बढ़िया। आप सभी लोग तन से नेगेटिव हैं लेकिन मन से पॉजिटिव हैं, क्योंकि आशीर्वाद का ये कार्यक्रम है और हम यही कहेंगे, मुंबई हंसेगा तो फंसेगा। आज ये जो नवरत्न है, ये अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में एक विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में, महामारी में, बल्कि कोरोना के क्रूर काल में इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी है, वो अद्भुत सेवाएं दी है। इंसान कहे सॉरी तो ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर सॉरी कह दे तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं, वो उन्होंने कभी सॉरी नहीं कहा। इंसान के, उनके अपने पेशेंट्स के मन मस्तिष्क का इलाज करती हैं। बहुत ज़ोरदार तालियां डॉक्टर श्रद्धा माहेश्वरी। 5000 से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स आपने सक्सेसफुली परफॉर्म करने का श्रेय जाता है इंटरनेशनल, नेशनल टाइम्स मैगजीन, आउटलुक मैगजीन में और अंडर 40 के इंडियन अचीवर्स में, अंडर 40 के इंडियन अचीवर्स में शुमार है डॉक्टर श्रद्धा माहेश्वरी जी। बहुत दोस्तों, इन कोरोना काल के दिवस पे भारतीय पुरुष घर में एक नहीं 2 वायरसों से जंग लड़ रहा था। एक तो, सही कहा ना, सबसे पहले उन्हीं पर लागू होता है, एक तो कोरोना और दूसरा सुनो ना। हेड ऑफ कोविड डिपार्टमेंट फोर्टिस एसएल रहेजा हॉस्पिटल के डॉक्टर परितोष बघेल, ही इज़ एन एमडी, डॉक्टर परितोष बघेल, जिनका 20 साल से भी ज़्यादा चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव रहा है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर परितोष बघेल जी। Preview. तो फिर हम हास्य की तरफ मुड़े। मैं यहाँ पर एक ऐसे कवि को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जो जिस प्रदेश से आता है, उस प्रदेश का नाम सुनकर ही हंसी निकल आती है। उस प्रदेश का नाम है हरियाणा। हरियाणा के नाम से हमें हंसी आ जाती है, क्योंकि बताते हैं कि वहाँ के व्यक्ति जो होते हैं कभी सीधा जवाब नहीं देते हैं, हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। ऐसा ही अनुभव मुझे संजय बंसल जी को लेकर आया। संजय बंसल एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी हैं और उस बैंक ने बहुत तरक्की की है। इसलिए तरक्की की कि मैं जब जब इनके बैंक में गया तो वहाँ पर जब बाहर हम जाते हैं गेट पर, तो मैं अकेला ही होता था, फिर भी वहाँ के लोग कहते थे कि लाइन में आइए। नहीं, ये डिसिप्लिन है साहब, बैंक ऐसे ही थोड़ी तरक्की कर लेता है, वहाँ पे नियम कानून कायदे होने चाहिए। बैंक में जो दिन भर में गतिविधियाँ होती है, उन्हीं गतिविधियों को, रोज़मर्रा की घटनाओं को हास्य में, कविताओं में वो ढालते हैं और बड़े अच्छे, बिल्कुल हरियाणा की तरह जवाब देते हैं। एक बार मेरे पास आए तो बोले कि वोडाफोन का मेरा बिल बहुत लंबा चौड़ा आ गया।
तो मैंने कहा चलते हैं वोडाफोन की गैलरी में पूछते हैं। वहाँ गए तो एक महिला बैठी थी काउंटर पर। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया। तो उस महिला ने इनको बहुत सहज रूप से कहा कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है। बंदा हरियाणा का था, उसने कहा मेरा तो कोई प्लान नहीं, खाना खा के सो जाऊंगा, आपका प्लान बताओ क्या है। और इनके पिताजी ने एक बार उनसे कहा कि तुमको 98 नंबर मिले परीक्षा में, सामने वाली लड़की को देख कितने नंबर लिए उसने। तो इसने कहा कि मुझे जो 2 नंबर मिले वो सामने वाली लड़की को देखने के चक्कर में ही मिले हैं। तो ऐसे जवाब, जब बैंक के लिए इनका इंटरव्यू चल रहा था तब बैंक वालों ने आखिरी में वाइवा में कहा कि हम आपको क्वार्टर भी देंगे। अरे आप लोग समझ गए क्या? नहीं, बंदे ने कहा कि क्वार्टर तो देंगे लेकिन नमकीन कौन देगा। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें संजय बंसल जी का। माँ की स्मृति को नमन करता हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ। श्रीकांत सर बैठे हैं यहाँ, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की बात चली है कि स्टेट बैंक तो हमेशा हर आयोजन में साथ रहा है। और सब टीवी का जिस अवार्ड का बात श्री माली जी ने कही थी, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मुझसे सब टीवी पर एक सवाल पूछा गया था कि आप बैंक में नौकरी करते हैं, आजीविका वहाँ से चल रही है, उसके बावजूद हंसाने के फील्ड में क्यों उतरे। मैंने जो वहाँ कारण दिया था सर, उसी से इस महफिल की शुरुआत करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। हम सभी हास्य कलाकार, हम सभी कवि लोग आप लोगों के बीच आते क्यों हैं, हमारे आने का कारण क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। आप पार्क वार्क में जाते हैं साहब, वहाँ लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहाँ पर अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कहीं कवि को लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं, हम तुम्हें असल में हंसाने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने सुबह वाजपेयी जी को फ़ोन किया, वाजपेयी साहब मेरा बैंक में आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। वाजपेयी जी ने कहा नहीं सर, आपको तो आना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, बहुत लंबी टीम है, मेरी क्या ज़रूरत है। तो वाजपेयी साहब ने जो उत्तर दिया तो वाजपेयी जी के लिए तालियां बजे। मैंने कहा सर मेरी क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा देखिए, महाभारत में भी एक संजय की ज़रूरत थी, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भी एक संजय की ज़रूरत थी, और आज इस कवि सम्मेलन के लिए भी एक संजय की ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कोरोना की बात चली सर, लॉकडाउन की हुई। देखिए, लॉकडाउन में अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं थी। कोई बाजार जाने को मिस कर रहा था, कोई कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहा था, पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। दरअसल लॉकडाउन में मैंने जो सबसे ज़्यादा मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस के कैंटीन के खाने को। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ जी। दरअसल मेरी लव मैरिज है, और चूंकि प्यार अंधा होता है इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया कि मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए, मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने ही एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। क्या बात है, क्या बात। खैर, मैं आपको और विस्तार से समझाता हूँ। लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं बाजार गया हुआ था, सामने पानीपुरी का ठेला था। मैंने पानीपुरी का ठेला देखते ही पत्नी से कहा चलो पानीपुरी खाते हैं। उसने कहा बाहर की पानीपुरी क्यों खा रहा है, ये इतनी हाइजीनिक नहीं होती, मैं तुम्हें घर पर अच्छी बना कर दे दूँगी। घर आए, पानीपुरी बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपये का सामान था। 20 रुपये बचाकर 575 रुपये लगाकर एक बैंकर होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। क्या बात है। खैर, राज की बात उसने मुझे बाद में बताई। बोले सुनो जी, आज मैं आपके प्यार में पहली बार पानीपुरी बना रही हूँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो माइंड मत करना। और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह।
बढ़िया बढ़िया उस बढ़िया दिन बढ़िया। उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाकर मेरे मन में कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। वाह वाह। नहीं, दरअसल कैंटीन के खाने से हम बहुत कुछ सीखते हैं सर। जैसे अपन अंग्रेजी भाषा में कुछ कैरेक्टर साइलेंट होते हैं, नॉलेज है, नॉलेज में के साइलेंट होता है, नाइफ में के साइलेंट होता है। ठीक उसी प्रकार कैंटीन के खाने में मटर पनीर की सब्जी में पनीर साइलेंट होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और देखिए, मेरा कैंटीन के खाने से ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं है, आप जो देते हैं हम खा लेते हैं। लेकिन मेरा कैंटीन वालों से बस एक ही निवेदन है कि वो कम से कम ये बता दें कि खाने में डाला क्या है, ताकि अगर कल को डॉक्टर को बताना पड़े तो पता तो हो कि पिछली शाम खाया क्या था। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी पत्नी के सपने में कोरोना से हुई बातचीत विषय पर एक कविता। पत्नी बोली, ए कोरोना सुनो ना, ए कोरोना सुनो ना, तू नहीं जानता तूने क्या कहर भर पाया है और हम गृहिणियों की ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आया है। तूने पति का ऑफिस जो बंद करवा दिया, तूने पति का ऑफिस जो बंद करवा दिया और देखो उसे वर्क फ्रॉम होम दिलवा दिया। अब पतिदेव ऑफिस वाली आदत घर पर भी दोहराते हैं। अब पतिदेव ऑफिस वाली आदत घर पर भी दोहराते हैं। 5 मिनट का काम 5 घंटों में निपटाते हैं। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो जानते हैं, कई बार जो काम सामान्यतः 5 मिनट में हो सकता है उसको हम 5 घंटे, 5 दिन और ढंगसर फाइलों में उलझ जाए तो 5 साल तक लटका सकते हैं। कि ऑफिस वाली आदत वो घर पर भी दोहराते हैं। 5 मिनट का काम 5 घंटों में निपटाते हैं। सफाई के बाद फ्रिज के पीछे कचरा दिखाते हैं। खुद की गलती पर बच्चे को बलि का बकरा बनाते हैं। ऑफिस की लेट शीटिंग की आदत, और बहुत सारे ऑफिस में लेट शीटिंग का कल्चर रहता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज बैठते हैं लेट तक। तब कहता हूँ, और घर पर भी इसका तोड़ निकाल लिया गया है वर्क फ्रॉम होम में, कि ऑफिस की लेट शीटिंग की आदत को वो कुछ ऐसा निभाते हैं, बॉस को खुश करने रात 1 बजे एक ईमेल करके सो जाते हैं। पतिदेव कितने दिनों से घर में ही पड़े हैं, पतिदेव कितने दिनों से घर में ही पड़े हैं। 7 जन्मों के वादे एक एक कर टूटने लगे हैं। सोचती हूँ वो पुराने दिन कब लौट आएंगे। पतिदेव सुबह ब्रीफकेस उठा ऑफिस जाएंगे। सच कहूँ दिन में दूर थे। और दोस्तों, मानव मनोविज्ञान का एक पहलू बताता हूँ, अगर हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से दूर हो तो हम चाहते हैं नज़दीक आ जाए, और नज़दीक हो तब। सच कहूँ दिन में दूर थे तो साथ में रातें अच्छी लगती थी। सच कहूँ दिन में दूर थे तो साथ में रातें अच्छी लगती थी। फिर उनकी ऑफिस की ढेर सारी झूठी बातें भी सच्ची लगती थी। अब तो बेड पर पाँव पसारे जब भी मुंह खोलते हैं, चाय दे दो, पकोड़े ले आओ, बस फरमाइश ही बोलते हैं। पति कवि भी हैं, पति कवि भी हैं, इसलिए एक नई मुसीबत और आई है। और हम सभी कवियों का जो बड़ा दुख रहा साहब, और हमसे बड़ा दुख हमारी पत्नी का रहा कि पति कवि भी हैं, इसलिए एक नई मुसीबत और आई है। खाली बैठे कभी कविता, कभी छंद, कभी चौपाई है। चूंकि उनके कवि सम्मेलन के सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए हैं, इसलिए वो थोड़ा सनकी, थोड़ा मेंटल हो गए हैं। वाह वाह जी, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बात सबकी समझ में आ गई। जी 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 ये जी, इसलिए वो थोड़ा सनकी, थोड़ा मेंटल हो गए हैं। हर शाम घर पर ही काव्य मंच सजा लेते हैं और मुझे श्रोता समझ सामने बिठा लेते हैं। क्या बात। एक एक घंटा उनकी वही पुरानी कविता सुन मैं पक जाती हूँ, और कोरोना तुम्हारी कसम तालियां बजाते बजाते मैं थक जाती हूँ। क्या बात। कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं। वाह वाह। और हम कवियों का लिफाफे का दुख रहा। वाजपेयी जी आज मिलेगा, मुझे उम्मीद है। जी जी, कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं। और सब भारतीय गृहिणी के पास हर समस्या का समाधान है कि कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं, फिर उन्हीं के पर्स से निकाल उन्हें ही पैसे वापस देने पड़ते हैं। इसलिए हे रक्त बीज कोरोना, हम गृहिणियों पर रहम खाओ, बस बहुत हुआ, अब जंगल वापस लौट जाओ। कोरोना बोला। दोस्तों, मैं सोचता हूँ अगर कोरोना कहेगा तो क्या कहेगा कि वो मानव की बस्ती में क्यों आया या उसे क्यों आना पड़ा। कोरोना बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि घर अपने वापस जाऊँ, चाहता तो मैं भी हूँ कि घर अपने वापस जाऊँ, पर तुम इंसानों ने जंगल छोड़े ही कहाँ हैं कि लौट पाऊँ। सोचो। जी, जी। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। सोचो
और जिन 2 पंक्तियों के लिए साहब ये कविता लिखी गई, सोचो कुछ दिन की घर, और लॉकडाउन में हम सभी लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, सोचो कुछ दिन की घरबंदी भी तुमसे नहीं सही जा रही है, उन पंछियों का क्या जिनकी आज़ादी तुम्हारे पिंजरों में वर्षों से कैद पड़ी है। धरती सबकी थी, धरती सबकी थी, अपनी ही जागीर मान बैठे थे तुम, बाकी सब तुच्छ, खुद को भगवान जान बैठे थे तुम। जरा सी बुद्धि क्या मिली, जरा सी बुद्धि क्या मिली, और हम इंसानों को घमंड है कि हम बुद्धिमान हैं, और कहते हैं बुद्धि संतुलन का काम करती है, कि जरा सी बुद्धि क्या मिली, सब कुछ असंतुलित कर डाला, कितनी सुंदर दुनिया थी, पूरा वातावरण प्रदूषित कर डाला। इसलिए अंतिम चेतावनी है ये, और कोरोना की अंतिम चेतावनी किस लिए? अंतिम चेतावनी है ये, अब भी न सुधरे तो फिर प्रलय भारी होगी। इस बार मुझे भेजा है, अगली बार नियति की न जाने क्या तैयारी होगी, अगली बार विधाता की न जाने क्या तैयारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये थे संजय बंसल, बहुत शानदार गुदगुदाती रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की। आखिरी रचना कोरोना की थी। मित्रों, हमको कोरोना को भूलना नहीं चाहिए। अभी भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। पुरानी फिल्मों में जब हम हास्य देखते थे, सुनते थे, बल्कि मैं कहूँ कि उन फिल्मों में हास्य कलाकार सुपरस्टार हुआ करते थे। महमूद जी मुख्य कलाकार से ज़्यादा पेमेंट लेते थे, और ऐसे कलाकार जो हास्य कलाकार उस ज़माने के थे जिनके बल पर फिल्में चलती थी। आज बिरबल जी के साथ यहाँ पर बैठना मेरा सौभाग्य है, और उसके लिए मैं आशीर्वाद को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं उनके साथ बैठा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कोरोना पर एक कविता लिखी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आपकी तालियां बताएंगी उनकी कविताओं के बारे में। प्यारे भाइयों और बहनों, कविता से पहले मैं 2 किस्से सुनाना चाहता हूँ, एक ओम प्रकाश जी का और एक देवानंद का। ओम प्रकाश जी के साथ मैं शूटिंग कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, अबे बीरबल, उल्लू के अट्ठे, बहुत दिनों के बाद हम दोनों हुए हैं इकट्ठे, एक शेर सुनाता हूँ, उसे जिंदगी भर याद रखना। मैंने कहा, बर्बाद? अबे उल्लू के अट्ठे, बर्बाद नहीं, इरशाद होता है। तो शेर ये है, ये जिंदगी गमों का एक समुंदर है, ये जिंदगी गमों का एक समुंदर है, जिसमें हमें तैर कर जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर हाल में मुस्कुराना है। वाह 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 वाह। अब एक किस्सा सुनाता हूँ देवानंद का, हमेशा यंग रहने का फार्मूला। मैं देव साहब के साथ शूटिंग कर रहा था फिल्म लूट मार की शिमला में। तो पैकअप के बाद देव साहब बोले, बीरबल, लेट अस हैव ए वॉक एंड सम टॉक। अब देव साहब ने कहा तो मैं कैसे मना करता। मैं उनके साथ चल तो पड़ा, वो चल रहे थे और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं थक गया। मैं कहा, देव साहब मेरे से अब और नहीं चला जाता। कहता, कम ऑन, यू आर यंग बॉय। मैंने कहा, जी यंग बॉय तो आप, मैं तो ओल्ड बॉय हूँ। कहता, नेवर से यू आर ओल्ड, यू आर एज ओल्ड एज यू फील, एंड नेवर अलाउ एनी बॉडी टू कॉल यू अंकल, अंडरस्टैंड, एंड ट्राई टू लिव इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, यू विल नेवर फील ओल्ड। तो मैंने पूछा, किशोरदा का कौन सा गाना आपको पसंद है? तो उन्होंने कहा, फिल्म 3 देवियां का गाना, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। दुनिया में आया कोरोना, मुश्किल हुआ है जीना,
आफत गले पड़ी है, मालिक हमें बचाना। दुनिया में आया कोरोना, मुश्किल हुआ है जीना। आफत गले पड़ी है, मालिक हमें बचाना। कोरोना से जो है बचना, बस यही है उपाय। तुम घर के अंदर रहना, साबुन से हाथ धोना। बाहर अगर हो जाना, अरे कोई ज़रूरी काम हो तभी जाना। बाहर अगर हो जाना तो मास्क पहन के जाना। 2 गज की दूरी रखना और भीड़ से भी बचना। दुनिया में आया कोरोना, कोरोना को है भगाना। तो सबसे पहले यारो वैक्सीन है लगाना। कोरोना को है भगाना, कोरोना को है डराना। बीरबल जी हमारी धरोहर है, हमारी भारतीय सिनेमा की। एक बार और तालियां बजा दें उनके लिए। तन मन मस्तिष्क पूरा, यानी कि पूरी बॉडी की एक थेरेपी है। और वो थेरेपी है हमारी हज़ारों 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 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। हमारे बीच हैं डॉक्टर विजय प्रताप खुशवाहा, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्विटा हेल्थ केयर के ज़रिए और अपने हाथों से औरत चाहे तो तकदीर बदल सकती है, दुनिया की वो तस्वीर बदल सकती है। श्रीमती सुजाता पाटिल जी, मैं चाहूँगी आपका सम्मान। शोभा अग्रवाल जी प्लीज़ आप आगे आएँ। डॉक्टर श्रीमाली जी और श्रीकांत वर्मा जी प्लीज़ मंच पर आएँ और आपके हाथों से इनका सम्मान। सर्व सन्माननीय उपस्थित, मराठीत बोलते चालेल ना? तुम्ही इथे म्हणजे आशीर्वादची मी खूप आभारी आहे, कारण करोना कालावधीमध्ये चांगलं काम केलं. कारण करोनाने मला दिलेली संधी आहे आणि ह्या संधीमध्ये मी जिवंत आहे, ही फार मोठी एक म्हणजे परमात्माची हेच नजरच आहे की या कालावधीमध्ये भरपूर काम करत असताना रस्त्यावर म्हणजे लोकांना ॲडमिट करणं, त्यांना बेड उपलब्ध करून देणं, त्यानंतर त्यांना रेमडेसिवीरची इंजेक्शन्स उपलब्ध करून देणं, अक्षरशः रडत लोक येऊन म्हणजे जिवंत राहिल्यानंतर आमचे पाय जेव्हा पकडतात तेव्हा असं वाटतं की खरोखर आमच्यातला थोडाफार कुठंतरी देव किंवा परमेश्वराने आम्हाला कुठंतरी संधी दिलेली आहे आणि ही संधीचं म्हणजे सोनं झालेलं आहे. आज 1-1.5-2 वर्ष होत आलेले आहेत की पूर्ण काम आम्ही करत आहोत. या कोरोनामध्ये मास्क वाटण्यापासून मी 1-2,500 लोकवस्ती झोपडपट्टीसुद्धा ॲडॉप्ट केलेली आहे. आजपर्यंत तिथे एकही कॅज्युअलिटी झालेली नाही आणि आज मला खूप आनंदाने सांगावंसं वाटतं. भरपूर वेळ माझा प्रबोधनामध्ये जातो, कारण मी स्वतःसाठी जगणं, चांगली लोक तर जगतायत कारण इथे बसलेले सगळे उच्चभू आहेत, परंतु गरिबांना काहीच माहिती नाही, करोना काय आहे माहिती नाही, करोनाची काळजी घेणं माहिती नाही, यासाठी भरपूर वेळ घालवते. तर ह्या युनिफॉर्मचा मला सार्थ अभिमान आहे. तुमची सगळ्यांची सेवा करण्याचा मौका असाच मिळो आणि सगळ्यांनी सर्वांना निरोगी आयुष्य लाभो हीच प्रार्थना करते परमेश्वराकडे. 2 शब्द संपले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 1995 में असिस्टेंट लोको पायलट से भारत की प्रथम महिला लोको पायलट की यात्रा बेहद सराहनीय और रोचक रही है. आप माल गाड़ियाँ भी चलाती हैं. लॉकडाउन के वक्त एक शहर से दूसरे शहर तक, चाहे वो खान पान हो या दवाइयाँ हो, वो पहुँचाने का काम कभी रुका नहीं आप जैसी दबंग महिलाओं के कारण. श्रीमती सुरेखा यादव. नवरत्न सम्मान डॉक्टर मुकेश गौतम, कवि एवं पर्यावरणविद, जिन्होंने 28,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं. आदरणीय वाजपेयी सर ने लगभग 50 वर्ष पूर्व आशीर्वाद के रूप में जो एक पौधा रोपा था,
आज वो एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है और अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कवि हूं और कवियों से लोग बच के भागते हैं। आप तो भले आदमी जो बुलाते हैं और सुनते हैं, वरना तो कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूं। तो लोग कवियों से बच के भागते हैं। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं और उनको सुनते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। अच्छा, मैं तो जानता हूं पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था। ये हमारे कितने आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबके सम्मान में एक छोटी सी कविता। पहले कवियों का बड़ा सम्मान होता था। कवियों, कलाकारों, शायरों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। और मैं आशीर्वाद के इस नवरत्न सम्मान समारोह में आए हुए सभी दर्शकों तक एक छोटी सी कविता पहुंचाना चाहता हूं कि एक घर में अगर एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। यह होती है कवियों की स्थिति, कवियों शायरों की स्थिति। आइए, समय बहुत कम है, बहुत सारे लोग, बड़ी अच्छी टीम यहां पर आशीर्वाद के इस कार्यक्रम में आई है। मैं एक कविता और आपके सामने छोटी सी पढ़ देता हूं। फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेंकबुक, क्योंकि 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना अपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं है, वो भी पूरे देश को फेसबुक पर सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जा सकती है। ये फेसबुक तो मेरे जैसे कवि, मेरे जैसे व्यंग्यकार कहता है कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही भालू है। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद का एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं, मुझे पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह सम्मान, नवरत्न सम्मान देने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार। उन फकीरों को अपनी गज़लें सुनाते रहिए जिनकी दुआओं से दरगाहों की खुशबू आती है, जिनकी दुआओं से दरगाहों की खुशबू आती है। अरविंद राही जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमाली जी। ये आशीर्वाद की माया है कि कोरोना की विभीषिका के बावजूद इतने लोग यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस समाज में एक सकारात्मक सोच के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये माया का आशीर्वाद है, माँ माया का आशीर्वाद है कि 51वें वर्ष में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
बच्चन जी की पंक्तियाँ मधुशाला में कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। तो पीड़ा में आनंद ढूंढने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम विध्वंस से भी सृजन का बीज ढूंढना जानते हैं और शायद तभी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उसी सकारात्मकता की खोज में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कोरोना आया तो कहीं ना कहीं हम सोचने पर विवश हुए कि हमने क्या क्या भुला दिया है, क्या क्या भूल बैठे हैं जिनकी आज हमें आवश्यकता थी। कोरोना ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज़्यादा नुकसान हमको इस अवसाद ने पहुंचाया। पता नहीं कितने नौनिहाल अवसाद में आकर के अपने जीवन को हार बैठे। उस पर एक गीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, कि जल रहे ये दीप तम के बन रहे हैं क्यों निवाले, रिंदों की बस्ती में आकर ढूंढते हैं क्यों शिवाले, क्यों हृदय के भाव को, हाँ क्यों हृदय के भाव को विश्वास छलते जा रहे हैं, और दृग के स्वप्न आंसुअन के हुए हैं क्यों हवाले। भोर पर फिर है झंझावात कोई प्रात रूठा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, कि अब तो बचपन से विसंगतियाँ देखिए कि अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, जिंदगी की चाह में इच्छा हवन करते हैं छोरे। अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, जिंदगी की चाह में इच्छा हवन करते हैं छोरे। हो गई गायब हंसी, हाँ हो गई गायब हंसी अधरों से अब इस दौर में, विषमता की अग्नि में 100 बार नित मरते हैं छोरे। दे के इनको विष भरी, हाँ दे के इनको विष भरी सौगात कोई गात लूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा। अंतिम है कि मन के बंधन तोड़ ये सागर मचलते अब नहीं। सुमिता जी, कि मन के बंधन तोड़ यह सागर संभलते अब नहीं, जम गए हिमखंड रिश्तों के पिघलते अब नहीं। इन हवाओं को न जाने, इन हवाओं को न जाने क्या हुआ है आजकल, गगन घन आनंद पर यौवन मचलते अब नहीं। सहते रहे हम वक्त के आघात कोई साथ छूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा। एक मित्रों, ये थे अरविंद राही जी। हमने हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन आपने ऐसे गीत भी इतनी संवेदनशीलता के साथ सुने। एक बार बालकोई बैरागी जी से किसी ने पूछा था कि क्या ऐसे गीतों का दौर वापस आ सकता है क्या, तो बैरागी जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया था कि मुझे उस दौर के श्रोता आप लाकर दे दें तो मैं गारंटी देता हूँ ऐसे गीतों को सुनाने की। तो आज राही जी के गीतों को सुनकर आपने उस बात को सिद्ध कर दिया है कि आप हास्य व्यंग्य के साथ अच्छे गीत, अच्छी कविताओं को भी सुनना चाहते हैं। मैं राही जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक पंक्ति उनके लिए कि ए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए ठहर जा, ए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए ठहर जा, क्या गजब का मकाम आया है, इस माइक पे सुमिता केशवा का नाम आया है, इस माइक पे सुमिता केशवा का नाम आया है। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमाली जी। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और वही उदाहरण आप
मंच पे भी देख रहे होंगे। 2 कवयित्रियाँ हैं केवल, वो भी अगल बगल हैं, और बीच में इतने सारे कवि। इन सब की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। शुक्रिया दोस्तों, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो फिर कब हंसा। हंस ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार हंसा था तो फंसा था, और कैसे फंसा था। पंक्तियाँ देखेगा कि इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। फिर भी शादी करते हैं, फिर भी शादी करते हैं और बाद में पछताते हैं। और कैसे पछताते हैं, पंक्तियाँ देखेगा कि पति ने गुस्से में आके पत्नी को पीट दिया, पति ने गुस्से में आके पत्नी को पीट दिया, कहने लगा जानू हो गई है बड़ी गलती, प्यार जिसे करते हैं उसे ही तो मारते हैं, मैं तो जानता हूँ पर तुम नहीं जानती। बीबी ने पलट के 2 लात घुसे जड़ दिए, ऐसा मारा चीख से दहल उठी धरती, कहने लगी मेरे प्रिय आप क्या समझते हो, क्या मैं अपने राजा से प्यार नहीं करती। बहुत शुक्रिया। इसी गोत्र का एक और छंद दिखेगा कि नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल। पति बोला घड़ी घड़ी माथा कुट मत कर, पति बोला घड़ी घड़ी माथा कुट मत कर, तेल लेने जाए ऐसा फैशन बाबा काट डाल, छोटे छोटे काट डाल, छोटे छोटे काट डाल, या जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में ना आए ऐसा काट डाल। पीछे कई लोग एक दूसरे का सर देख रहे हैं कि किसके सर में कितने कम बाल हैं और कौन अपनी पत्नी से ज़्यादा पीटता है। बालों को देखकर एक बात याद आई कि माँ ने अपने बेटे से कहा कि बाल क्यों नहीं कटवाता है और लड़कियों की तरह लंबे बाल क्यों रखवाता है। तो बेटे ने कहा माँ ये आजकल का फैशन है। बेटे ने कहा माँ ये आजकल का फैशन है और मेरे लंबे बालों से तुझे काहे का टेंशन है। तो माँ ने कहा अरे बेशरम, हम तो जीते जी मर गए, कि अरे बेशरम हम तो जीते जी मर गए, वो तेरी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद कर गए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए कोरोना का वक्त है और कोरोना भी हमारी ही वजह से आया। हम जैसा कि हम सभी को पता है पर्यावरण दूषित किया है, तो कोरोना ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। राजा हो या रंग कोई भी इससे बच ना पाया, राजा हो या रंग कोई भी इससे बच ना पाया, जैसे कर्म किए थे वैसा फल हमने है पाया। धरती माँ को मुंह दिखलाने लायक रहा ना कोई, इसीलिए मुंह छिपा मास्क में फिरता है हर कोई, इसीलिए मुंह छिपा मास्क में फिरता है हर कोई। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए कोरोना है, हम सभी को हौसला बनाए रखना है, क्योंकि समय फिर से हमारा अच्छा आएगा। तो कहती हूँ कि समंदर मंथन सा लग रहा है, जरा सब्र तो कीजिए हुजूर, समंदर मंथन सा लग रहा है, जरा सब्र तो कीजिए हुजूर। इतना विष निकल रहा है तो अमृत भी निकलेगा ज़रूर, इतना विष निकल रहा है तो अमृत भी निकलेगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। तो अच्छे दिन फिर से आएंगे। तो कहती हूँ कि फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे, फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे, तब तलक तू ख्याल रखना हो सखा रे, तब तलक तू मास्क लगा ले प्यारे। फिर से खिड़कियाँ स्कूल की खुलेंगी, फिर से खिड़कियाँ स्कूल की खुलेंगी, फिर से घंटियाँ टना टन टन बजेंगी, फिर से जाएंगे पढ़ने बच्चे सारे, फिर से जाएंगे पढ़ने बच्चे सारे,
फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे, फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे। ताली बजनी चाहिए क्योंकि हौसले वाली कविता है। आप सभी के बीच में हौसला बढ़ाना। हाथ से तो अभी बहुत सारे कवि हैं, बहुत हाथ से सुनेंगे आप लोग, सुनेगा। फिर से समंदर किनारे हम जाएंगे, फिर से समंदर किनारे हम जाएंगे, जूहू चौपाटी भेल पूरी फिर खाएंगे, जूहू चौपाटी भेल पूरी फिर खाएंगे। लेंगे सुकून, लेंगे सुकून रेत में बाहें पसारे, फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे, फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे। और अंतिम बंद है जिसके लिए हम मुंबई कर, यहाँ जितने भी मुंबई कर बैठे सभी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जितनी भी तकलीफ़ होती है हम सारी तकलीफ़ों के साथ चलते हैं और वो तकलीफ़ें हमें फिर से चाहिए। हम भगवान से कहते हैं तकलीफ़ें वो हमें फिर से चाहिए, लेकिन पहली जैसी मुंबई बना दीजिए। तो सुनिएगा कि ट्रेन की धक्का मुक्की फिर मिलेगी, ट्रेन की धक्का मुक्की फिर मिलेगी, सीट घेरने की कोशिशें चलेंगी। हम लोग सीट घेरने की कोशिश करते हैं, वही कि सीट घेरने की कोशिशें चलेंगी। धक्का दे एक दूजे को जबरन उतारें, धक्का दे एक दूजे को जबरन उतारें, फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे, फिर से आएंगे खुशी के दिन हमारे। तब तलक तुम मास्क लगा ले प्यारे, तब तलक तुम मास्क लगा ले प्यारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुमिता केशवा जी। बहुत बढ़िया कविता, आशाजनक कविता। निश्चित रूप से वो धक्का मुक्की के लोकल के दिन आएंगे, हम जुहू चौपाटी पे जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त है कि कुछ और अवार्ड दे दिए जाएं। हमारे आदरणीय सुभाष काबरा जी हमेशा ये कहते हैं कि मायके गई पत्नी अगर फ़ोन करके झगड़ा करती है तो उसे क्या वर्क फ्रॉम होम कहा जाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। खैर, अगली जो हमारी नवरत्न है उनका तो तकरीबन सभी से रोज़ झगड़ा भी होता है और निदान भी होता है, क्योंकि वो ग्राउंड रूटेड हैं, सड़कों पर आती हैं, लोगों से मिलती हैं, गली कूचे में जाती हैं, समाज के बीच उन्होंने अपनी एक विशेष जगह स्थापित की है। पिछले कोरोना काल के 1.5 साल से मैं तकरीबन हर दूसरे दिन उनको फ़ोन करके पूछती थी, आप ठीक हैं, आपने खाना खाया? नहीं, मैं अभी भी बाहर हूँ, रात के 10 बजे मैं काम पे हूँ, रात के 11 बजे मैं लोगों के बीच में हूँ। ऐसा कौन कर सकता है जो दिल से लोगों के साथ जुड़ा है और उनकी सेवा करने की का मादा रखता है, और वो है हमारी नगर सेविका सुधा सिंह जी। हर खबर को बिल्कुल सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत श्री अवनींद्र आशुतोष जी का। जहां आशीर्वाद दिग्गजों को सम्मानित करता है, वहां पर नवनिहालों को भी उनकी हौसला अफजाई करता है। मैं आवाज़ देना चाहूँगी उस यंग डॉक्टर को जिसने बचपन से, मेरे ख्याल से 4-5 साल की उम्र से समाज सेवा का कार्य किया था और यंग लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने कार्य से दी थी। उन्होंने अपनी संस्था भी खुद की बनाई थी, डॉक्टर सोब्राइटी अवस्थी। अब मैं उस कवि को दावत देना चाहता हूँ जिन्होंने, जो कवि तो हैं ही लेकिन साथ में प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी भी हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना काल में 5.5 महीने तक अपने घर नहीं गया और कोरोना के कई मरीजों को अच्छा करके उन्होंने घर भेजा है। मैं चाहता हूं कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर रजनीकांत मिश्र जी का। 2 संचालकों के बीच में फंसे हुए श्रोताओं और कवियों को प्रणाम करता हूं। लिखा हुआ था कि हंसेगा तो फंसेगा, अब ऐसा लग रहा है कि फंसेगा तो हंसेगा। कोरोना काल के बीच में भी
दूसरी लहर के बाद और तीसरे के अंदेशे के बीच भी आशीर्वाद का एक ऐसा आयोजन जिसमें सही मायने में हम लोग यहाँ आशीर्वाद लेने ही आए हुए हैं। और एक बार आप अपने लिए तालियों की अनुगूंज करें। कभी मुग़ल काल था, नवरत्न हुआ करते थे, और अब कोरोना काल है। अकबर के ज़माने में नवरत्नों में से एक बीरबल साहब थे। आज कोरोना काल में वाजपेयी साहब के इस नवरत्नों की सभा में बीरबल साहब फिर से हैं, तो एक बार उनके लिए तालियों की अनुगूंज अवश्य होनी चाहिए। बहुत सारे कांत हैं आज यहाँ। श्रीकांत जी हैं, रजनीकांत आपके सामने है, सबसे बड़े विक्रांत जी हैं। उनका नाम नहीं लो तो कल न्यूज़ नहीं लगाएंगे। एक आतंक है। आँखों में ख्वाब लाया हूँ, अपनी आँखों में ख्वाब लाया हूँ, वो पुरानी किताब लाया हूँ, और जिसकी पहचान जाओ खुशबू तुम, मैं वो सूखा गुलाब लाया हूँ। मैं के फिर से महफिल में आज आया हूँ, कुछ नगमे सुनाने आया हूँ। आंसुओं से बिखेर मत देना, आज काजल उधार लाया हूँ, कि तुम जो करती रहीं हरे सुबह शाम को काम, अक्सर वही मैं भी करता रहा। तुम संवरती रहीं आईना देख कर, मैं तुम्हें देख कर के संवरता रहा। तुम संवरती रहीं आईना। कहाँ से शुरुआत होती है उस प्यार की? उन्हीं कॉलेज के दिनों से, जहाँ किसी के हाथ की दी हुई उस सूखे गुलाब या उस किताब की खुशबू आपके हाथों में आज तक भी होगी, अगर आप महसूस कर पाएँ तो। कि प्यार का नाम पन्नों में पढ़ता अगर तुमसे नजरें मिली, अर्थ जाना तभी। एक एहसास दिल में जगा देख कर, जैसे चंपा चमन में खिली हो अभी। ये जो बरसती हुई तरंगे हैं बादलों की, वो प्रेमियों के हृदय को सबसे ज़्यादा तरंगित करती हैं। कि धरती की तपन संग मन की भी अगन, बादलों को दिया दिल का पैगाम था। हाथ मेहंदी रचाई तुमने सुघर, फिर उसमें लिखा क्यों मेरा नाम था। और अगली पंक्तियाँ और आपकी सारी तालियां मेरे हिस्से आ जाएं। कि तुम मिलो तो कभी, तुम मिलो तो कभी, तुम मिलो तो कभी, मन ये शीतल तो हो। कब से सावन निरर्थक बरसता रहा, तुम संवरती रहीं आईना दे। और खतों खिताबों के दौर आप सभी ने देखे हुए हैं। आप उस उम्र के हैं जब खत लिखे जाते थे।
हमारे सांसद हैं उदय प्रताप सिंह, वो लिखते हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के ज़माने के आशिक क्या समझेंगे, कैसे खत में रखते थे हम कलेजा निकाल के डाकिए ने दिया मुझको मेरा ही खत, लिख भेजा था जिस पर तुम्हारा पता, जानता ही न था प्यार की बंदिशें, हाँ हुई होगी मुझसे भी कोई खता। नींद आई नहीं, नींद आई नहीं, नींद आई नहीं, तो ये मैंने किया रात भर खत तुम्हारा ही पढ़ता रहा। तुम संवरती रही आईना देख कर, मैं तुम्हें देख करके संवरता रहा। जोरदार तालियों के माध्यम से मैं महेश दुबे जी को यहाँ पे दावत देता हूँ, आप लोग उनकी चुटकियों का आनंद लें। और नीता जी ने एक बात यहाँ पे बहुत गलत कही। नीता जी, आपने ये कहा कि हर कोई कार्यक्रम के बाद अपना अपना मास्क हटा के एक दूसरे को परिचय दे। महिलाएं ऐसा रिस्क बिल्कुल न लें, क्योंकि मैं कसम से घर का भुक्तभोगी बता रहा हूँ, बहुत हमारे एरिया का ब्यूटी पार्लर बंद है और घरवाली मास्क हटा देती है तो मैं उसको पहचान नहीं पाता हूँ। तो ऐसा रिस्क कोई लेना नहीं। और कोरोना ने तो बहुत परिस्थिति बदल दी है भाई। दुनिया जो कोरोना के पहले थी वो बाद में रही नहीं। तो महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रास्ते पे आ गए। और कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता है। कोरोना ने तो आतंक फैला ही रखा। हम आनंद लेना चाहें तो हमको कौन रोक सकता, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कार्यक्रम किया गया, बहुत महीनों से हमारे पेट में भी उमड़ घुमड़ रहा था यार, कोई सुन नहीं रहा था। यहाँ पर आने का मौका मिला, सुनाने का मौका मिला, बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात करता हूँ, देखो यहाँ पे सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के इस काल को इस तरह से उपयोग में ला रहे हैं कि कोरोना ठीक ना हो पाए। मैं तो देखो, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन मैं दिल से एक बात कहता हूँ, बहुत हुआ, अब सबकी खातिर एक कानून बनाना होगा। अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। पेड़ की एक एक डाली गाए, गेहूं की हर बाली गाए, साला गाए, साली गाए, हर एक की घरवाली गाए, चाचा गाए, चाची गाए, उत्तर दक्षिण प्राची गाए, पशु भी गाएं, पक्षी गाएं, अपने और विपक्षी गाएं, बूढ़े गाएं, बच्चे गाएं, सच्चे गाएं, लुच्चे गाएं, साजन गाए, सजनी गाए, संध्या गाए, रजनी गाए, धरती का हर कण कण गाए, मातृभूमि को शीश नवाए। जो ना गाएं उनसे हमको करनी है तकरार नहीं, लेकिन सुन ले उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं। एक बार फिर बाहर जाने का रास्ता दिखलाना होगा। अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। कायरता है रग रग में और गद्दारी है खून में, कुछ उन्मादी सदा घूमते रहते पगे जुनून में। पाकिस्तान का गाते हैं और खाते देहरादून में, कट्टरता का जहर घुला है जिनके रोटी नून में। ऐसे देशद्रोहियों को हम कर सकते स्वीकार नहीं, फिर कहता हूँ उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं। मजहब से भी देश बड़ा है, आज यही समझाना होगा। अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना।
थूकें सूरज के मुंह पर यह मादा नहीं सितारों में, झुका सकें भारत का मस्तक कुवत ना बटमारों में, भीख मांग कर जमा किए जो दमना उन हथियारों में, और गीदड़ मारे जाएंगे जो दुबके पड़े हैं गारों में। शेर को काबू कर सकते हैं कुत्ते और सियार नहीं, सीमा पर जज्बा लड़ता है, लड़ते हैं हथियार नहीं। मेरी यही दुआ है तुमको अब कि ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब कि ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और जितने शादीशुदा हैं बैठे उनको शुभकामना दे रहा हूँ। काली और झगड़ालू पत्नी नित पीहर को गमन करे, पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब कि ऐसा साल मिले। और हमारे आलोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी हैं पेट्रोलियम में, हमारे मित्र हैं, उनको एक दुआ देता हूँ। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब कि ऐसा साल मिले। और अवनिंद्र जी हमारे पुराने दोस्त, बहुत पुराने मित्र, प्रिंट मीडिया से लेकर के और अभी तक के बहुत प्यारे दोस्त हैं। आपको एक दुआ देता हूँ। दिन बीते होली के जैसे, रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। दिन बीते होली के जैसे, रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और यहाँ अगर कोई कुंवारा बैठा हुआ है, ये सर क्यों एक्साइटेड हो गए? अच्छा, यही मुझे भी लग रहा है सर। तो मैं एक ऐसी दुआ दूंगा ना, 2021 में काम हो जाएगा। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आज़ादी हो जाए। पत्नी मिले चांद सी सुंदर, वो पक्का कुंवारा है जिसने अतिरिक्त ताली बजाई है, कसम से बता रहा हूँ। हाँ, मेरे कार्यक्रम में ऐसा होता है, ये कविता जब सुनाता हूँ तो कुंवारा स्पेशल ताली बजाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये दुआ तब लगती है जब कार्यक्रम के बाद व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आज़ादी हो जाए। पत्नी मिले चांद सी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको। और आखिरी दुआ मैं दे रहा हूँ, हम और आप किसी भी पार्टी को फॉलो करते हैं, कोई किसी पार्टी को वोट देता है, किसी पार्टी को, लेकिन एक आम भारतीय दिल से क्या चाहता है? घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो, राजनीति का झंडा ढोने की ना ही मजबूरी हो। लालू से भी जान बचे और नहीं केजरीवाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ। गलत फहमियों को दिल से ज़रा साफ़ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूँ, मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तो नौजवान पीढ़ी से एक बात कहता हूँ साहब, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि हम सब के घर में, हम सब बुजुर्गियत की ओर बढ़ते हुए लोग हैं और हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए उनकी सुख और सुविधा की सारी चीज़ें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। मैं नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ, जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बूढ़ों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती साहब।
क्योंकि जिंदगी की धूप में भटकते हुए पैरों पर जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज़ आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती है। एक गीत आपको सुनाता हूँ जो मैंने बुजुर्गों पर लिखा है। दिया होता है, मैंने तुलना की है दिए से बुजुर्ग की। दिया पूरी रात जलता है, प्रकाश देता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दिए का तेल खत्म होने वाला है और दिया बुझने वाला है, तब दिया क्या मांगता है आपको मैं सुनाता हूँ। थोड़ा सा मन में आपका चाहता हूँ इस कविता के लिए, मेरा रस नहीं है, मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, ये बुजुर्गियत है जो आपका सहारा मांगती है, और जब आप ये सहारा उसे दे देते हैं तो उसकी आत्मा में वो प्रसन्नता पैदा होती है जिसका आप बयान नहीं कर सकते साहब। सुनिए। टिमटिमा रहा दिया, तमाम रात जल चुका, शर्ते जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका। सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, न बैंक बैलेंस बचता है, न शरीर में शक्ति बचती है, केवल भाव बचते हैं। तब वो दिया कहता, टिमटिमा रहा दिया, तमाम रात जल चुका, शर्ते जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थर आ रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। हमें कब ये याद आता है कि जब हम पढ़ते थे और हमारे फीस नहीं होती थी तो हमारे माता पिता कितनी रातें जागे होंगे, कितना उन्होंने परिश्रम किया होगा कि हम इस स्थान पर पहुँचे। तब जब दिए को आप निगलेक्ट करते हैं ना, तब वो ये सोचता है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा, कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं। आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं, दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियाँ, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियाँ। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। अवस्थी जी प्रणाम। अंतिम बंद दे रहा हूँ। हम अपने बुजुर्गों के साथ चाहे जैसा बर्ताव करें,
हमारे बच्चे उन पर व्यंग बाण फेंके, उन्हें आहत करें, वो हृदय से क्या चाहते हैं। अंतिम बंद में दे रहा हूँ। देह है अशक्त, मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है, तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है, फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी, सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार। मित्रों, ये थे महेश दुबे। ये दुबे जी बार बार ये कहते हैं मेरा रस नहीं है, मेरा रस नहीं है। हमें सुन सुन के पक गए। असली रस तो यही है जो हम सब सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो पूरे देश विदेश में जाते रहते हैं, अपने हास्य व्यंग की रचनाएं तो प्रस्तुत करें ही करें, लेकिन इस तरह की एक रचना ताकि लोग भाषा को, शब्दों को भूल न जाएं। हास्य व्यंग के नाम पर हम जो जिस तरह की चीज़ें दे रहे हैं वो अधिक मात्रा में न फैले और ऐसे गीत भी नई पीढ़ी तक पहुँचे। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। तो मैं कहूँगी कि इस कोरोना काल में इस तरह का कार्यक्रम करने की हिम्मत केवल आशीर्वाद संस्था के पास है, कि जो इस तरह से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और थोड़े से क्षण हंसी के, खुशी के सबको दे सकते हैं। मैं बार बार सबका आभार प्रकट करूँगी पूरी आशीर्वाद कमेटी का, कि जिन्होंने इतना अच्छा माहौल आज यहाँ पे बनाया है। मेरी हार्दिक अभिनंदन सभी को और बहुत बहुत बधाई। आगे भी मैं सोचती हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और हमें सम्मिलित होने का मौका अवश्य मिलेगा। बड़ी विषम परिस्थितियों में ये कार्यक्रम हुआ है और ये हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। हम सब ने एंजॉय किया। ये सब जो है हमारे आशीर्वाद संस्था, हमारे जो साथी हैं, सबकी टीम से ये कार्य संपन्न हुआ है और इसकी भूर प्रशंसा सब करते हैं। आप सब लोग आए हैं यहाँ पर, अपना कीमती समय निकाला है। आप सबका बहुत बहुत आभार।